So yeah, hello everyone, I am Abhay and I hope you all guys are doing great. So yeah, आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल कॉन्टेस्ट 32। तो इसमें डिस्कशन करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार स्टैंडिंग्स देख लेते हैं कि कैसी स्टैंडिंग्स रही थी हमारी। तो टोटल 44 जिन्होंने अटैम्प्ट किया, 49 एट मैक्स। और फर्स्ट टू क्वेश्चन सीम्स क्वाइट interesting. Yeah, everyone did it, but the last three questions, last one has 0 submissions and last second only 2 and third is 50. So yeah, let's move on and discuss the who win. Oh sorry, I win the contest, sorry. So yeah, let's see. The begin with the problem 1. I will discuss this till problem D as I solve. In problem E, I have wasted my 30 minutes in solving a different approach. I will discuss in further after D. So yeah, let's move on with problem A. What was the problem A? प्रॉब्लम ए में ये था कि हमें एन क्रॉस एम का हमें एन क्रॉस एम का रेक्टेंगुलर शेप का एक बोर्ड गिवन है, स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर स्टिल हैज रेक्टेंगुलर शेप, नाइस। हमें एन क्रॉस एम का एक बोर्ड गिवन है, उस पर स्टार्स और डॉट लगे हुए हैं। सिर्फ स्टार्स जो है वो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो डॉट्स हैं वाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा टास्क ये है कि हमने पूरा बोर्ड ब्लैक करना है। और उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हम 1x1 टाइल को अगर हम ब्लैक में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट लगेगी एक्स की। और अगर हम 1x2 मतलब 2 कंसेक्यूटिव को चेंज करेंगे उसकी कॉस्ट लगेगी हमारी वाई की। तो हमने मिनिमम कॉस्ट में पूरे बोर्ड को, स्मॉलेस्ट प्राइस, हमने पूरे बोर्ड को ब्लैक कलर करना है, मीन्स पूरे बोर्ड को स्टार करना है। तो हम ये कुछ मतलब सिंपल सा मतलब क्वेश्चन था कि हम इसमें करेंगे क्या कि तो जैसे हमारे पास एक ये डॉट है, ये डॉट है, ये स्टार मान लो, स्टार को थोड़ा क्रॉस ही कर लेते हैं, और ये स्टार मान लो, ये डॉट मान लो, ये डॉट, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस और ये डॉट। ठीक है, तो हमें x की कॉस्ट लेट सपोज हमें गिवन है 4 एंड y की सपोज कॉस्ट गिवन है हमें 10। हाँ, ये बढ़िया रहेगा ये एग्जाम्पल। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें 2 कंसेक्यूटिव को कलर चेंज कर लेता हूँ। हमें 2 कंसेक्यूटिव को करने की कोशिश लग रही है 10 की, और एक सिंगल को करने की कोशिश लग रही है 4 की। तो पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम 2 कंसेक्यूटिव करेंगे हमें 10 की कोशिश लगेगी। अगर हम दोनों कंसेक्यूटिव को एक ही करके लेंगे तो हमें कॉस्ट लगेगी 8 की। तो हम डेफिनेटली हम कंसेक्यूटिव वाले की कॉस्ट क्या लेंगे, 8 ही लेंगे। हम उसको 10 लेंगे नहीं, क्योंकि 10 हमें महंगा पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास हमें एक तो लेना है ही, एक को हम 4 कर लेंगे और हम 10 की जगह हम मिनिमम स्टोर करेंगे किसका, 10 का, या फिर 2 इंटू 4 का, जो क्या 8 मिनिमम है। तो हमारे पास इस वक्त 4,8 आएगी। मतलब अब हम 2 कंसेक्यूटिव लेंगे तो फिर हम 8 की कॉस्ट लगाएंगे, और अगर हम सिंगल लेंगे तो 4 की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 2 कंसेक्यूटिव वाले सारे पेयर्स खत्म कर लेंगे। जैसे 2 कंसेक्यूटिव ये आया, हम यहाँ पर 8 कॉस्ट ऐड कर लेंगे। फिर 2 कंसेक्यूटिव वाला ये पेयर आया, तो यहाँ पर हम प्लस 8 कॉस्ट कर लेंगे। फिर मतलब ये अब सारे स्टार बन चुके हुए हैं, हमने इनको ब्लैक कलर कर दिया। फिर हम एंड में देखेंगे कितने कितने सिंगल बचे हैं, हम उनको एक्स कॉस्ट लगा लेंगे, क्योंकि सिंगल के पास हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, हमें उनको एक्स कॉस्ट देनी ही पड़ेगी। बस हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव ये था कि हम वाई को 2x दे सकते हैं या फिर वाई ही दे सकते हैं जो स्मॉलेस्ट होगा वो। तो बस ये चीज़ हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करनी थी। तो उसकी देख लेते हैं कैसे इम्प्लीमेंट किया। किया ये था कि पहले मैंने एन एम साइज था और एक्स वाई कॉस्ट थी, दोनों इनपुट्स लिए। और वाई में मैंने वाई या फिर 2 इंटू एक्स का सबसे जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट होएगी वो मैंने वाई में स्टोर कर लिया, क्योंकि हमें सिर्फ वही चाहिए होगी, हमें ग्रेटेस्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने इनपुट्स लिए हैं, इसमें स्ट्रिंग ले लिया ए ऑफ एन साइज़ की। तो ए आई एन क्रॉस एम, वो एम जो होगा वो डेफिनेटली ए ऑफ आई का साइज़ होगा। तो मैंने यहाँ पर इनपुट्स लिए और आंसर मैंने 0 कर दिया। तो इनिशियली मैं रन कर रहा हूँ लूप पूरे स्ट्रिंग, पूरे एन क्रॉस एम के ऊपर। तो यहाँ 1 से चल रहा है, क्योंकि मैं जे और जे माइनस 1 पे देखूंगा। प्रीवियस एलिमेंट चेक कर रहा हूँ कंसेक्यूटिव, मतलब मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ कि अगर ये वाला स्टार है तो ये वाला भी स्टार है कि नहीं है। मतलब मैं डॉट्स को देख रहा हूँ, वो क्लियर था इसलिए मैंने इसको देखा। अगर करंट डॉट है उसके पीछे वाला भी डॉट है तो मैं उसको दोनों को स्टार कर दूंगा और आंसर में प्लस वाई मतलब वाई की कॉस्ट लगा दूंगा।
और फिर ऐसा करने के बाद फिर यहाँ पर सारे डबल पेयर कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं देखूंगा कितने सिंगल्स बचे हैं, सिंगल्स को मैं एक्स की कॉस्ट दे दूंगा फिर, और आंसर में आंसर प्रिंट कर दूंगा। ये था प्रॉब्लम ए। या मतलब एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया, मतलब एक फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी लोगों ने ऐसा किया इसको सबमिट। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन बी पे। क्वेश्चन बी क्या था? ओके, क्वेश्चन बी में ये था कि हमें एक एरे दिया गया, यू हैव गिवन एन एरे ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ n डिस्टिंक्ट नंबर्स, अनफॉर्चुनेटली द साइज ऑफ a is too small, you want a bigger array. Your friend agree to give you a bigger array if you are able to do the question correctly. हमें करना क्या था कि हमें एक एरे गिवन है, हमें उसके अंदर सिर्फ एक सेगमेंट चूज़ करनी है। अगर हम उसको फ्लिप करके हम उस एरे को सॉर्ट कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर येस होगा। हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो हम आंसर नो होगा। अगर हम आंसर येस है तो हमने वो सेगमेंट बताएं किस सेगमेंट को हमने स्वैप किया, मतलब रिवर्स किया। तो जैसे क्वेश्चन क्या था, मैं अपनी गलती बताऊंगा जो मैंने यहाँ पर गलती की है, 2 बारी गलती की है, दोनों गलती बताऊंगा क्या गलती कर रहा था मैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला हम ये कौन सा इनपुट लें जो थोड़ा बढ़िया, ये लेते हैं 2 1 3 4, 2 1 3 और 4। तो हमने इसको करना है सॉर्ट। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या होना चाहिए? रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए, नीचे लिखता हूँ 1 2 3 4। तो हमने उसने कहा है कि आप सिर्फ एक सेगमेंट को ही कर सकते हो, रिवर्सिंग एग्जैक्टली वन सेगमेंट ऑफ ए। इज इट पॉसिबल टू सॉर्ट ए बाय रिवर्सिंग ओनली एग्जैक्ट वन सेगमेंट ऑफ ए? तो इसमें अब क्या करेंगे, हमने सिर्फ एक भी सेगमेंट रिमूव कर स्वैप करनी है। तो मैंने सबसे पहले दिमाग में जो आया, मैंने सोचा कि अगर पहला इंडेक्स जो आई से नहीं मिल रहा है उसको स्टोर कर लूँ। जैसे ये नहीं मिला 0, ये शुरू से पहला आ गया। फिर मैं एन से देखा जो रिक्वायर्ड एरे से नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा तो ये आ गया 1। तो मतलब ये दोनों एलिमेंट्स आगे और पीछे से नहीं मिल रहे हैं। ये थोड़ा एग्जांपल थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल मानते हैं। देखो कलर रेड लेके लिखते हैं 1 2, अब थोड़ा उल्टा लिखते हैं 6 5 4 3 7 8। हाँ ठीक, अब ठीक है। तो अब इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अब मैंने शुरू से चेक करना शुरू किया कि ये मिल रहे हैं आपस में, ये भी मिल रहे हैं, बट ये आपस में नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने इसका इंडेक्स क्या है 2, तो ये वाला इंडेक्स मैंने एक वेरिएबल मान लिया लेफ्ट का, उसमें स्टोर कर लिया और यहाँ पर बोला लूप ब्रेक कर दिया। फिर मैं एंड से देखना शुरू किया, ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम नहीं है। तो मैंने ये वाला इंडेक्स आर में स्टोर कर लिया, वो डेट इज़ 1 2 0 1 2 3 4 5, आर इज इक्वल टू 5। फिर मैंने क्या किया कि इस सेगमेंट को, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही सेगमेंट करनी है, तो एल से लेकर आर तक के सेगमेंट को मैंने स्वैप कर दिया, मतलब 3 4 5 6 कर दिया। फिर मैंने, क्योंकि हम एक ही रिवर्स कर सकते हैं, एक ही सेगमेंट को रिवर्स कर सकते हैं, तो उसको रिवर्स करने के बाद मैंने इसको सॉर्टेड एरे से 1 बाय 1 कंपेयर किया। अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं तो डेफिनेटली अवर आंसर विल बी येस, और हम एल और आर +1 करके प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमने इंडेक्स 0 बेस लिए, तो हम एल और आर प्रिंट कर देंगे। अगर इसमें से कोई सा भी एक इंडेक्स सेम नहीं आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर था 8 और यहाँ पर था 4, तो हमारे एल और आर सेम आएंगे, बट स्वैप करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और हाँ, और यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर आप फिर देख सकते हो कि 8 और 4 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हमारा नो आ जाएगा, क्योंकि हम सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। बस यही चीज़ बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करनी थी। और यहाँ पर गलती मैंने, चलो पहले इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, गलतियाँ बाद में देखेंगे, पहले सही देखते हैं। तो यहाँ पर पहले इनपुट्स लिए और मैंने सेम इनपुट्स को एक ए एरे में कॉपी कर लिया और उस ए को सॉर्ट कर लिया। और अगर दोनों एरे सेम है, कि मतलब शुरू में सॉर्टेड है, तो मैंने येस प्रिंट कर दिया और 1 1, मतलब एक ही इंडेक्स को मैंने आपस में स्वैप कर दिया। जैसे यही एरे था गिवन, और
तो मैंने क्या किया कि येस प्रिंट कर दिया, और मतलब वन कोई अगर वन से स्वैप कर दूंगा तो फिर आंसर येस आएगा, क्योंकि हम नो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमें सॉर्टेड ही चाहिए। अगर वो पहले इक्वल नहीं है तो मैंने एल में पहला इंडेक्स स्टोर किया जो वो इक्वल नहीं है, फॉर आई ट्वेल्व मतलब 0 to n रिवर्स किया। आर में मैंने वो इंडेक्स स्टोर किया एंड से, फ्रॉम n-1 to 0 रिवर्स करते हुए, जो सेम नहीं है। फिर मैंने एक चेक नाम का एक फैक्टर माना, उसमें एल से लेकर आर तक के सारे एलिमेंट्स कॉपी कर लिए, और उस चेक को उल्टा रिवर्स करते करते मैंने ए में वैल्यूज डाल दी, मतलब ए को रिवर्स चेक को रिवर्स करके ए में वैल्यूज डाल दी है, क्योंकि मैं आईडेक्स चेक एंड से ले रहा हूँ, और मैंने ए के एल से आर तक चेक को उल्टा इंसर्ट कर दिया। फिर मैं एंड में देख रहा हूँ कि जो अब करंट ए ऑफ आई है वो सॉर्टेड ए ऑफ आई, जो ए है उसको मैंने ए में कॉपी किया था और उसको सॉर्ट कर चुका हुआ था। उसका देख रहा हूँ कि अब जो करंट मैंने ए बनाया अपना, यहाँ पर रिवर्स चेक को रिवर्स स्ट्रो करके आर एल से लेकर आर तक की रेंज को, अगर वो कहीं पर भी इक्वल नहीं आता है, जैसे इस केस में यहाँ पर हमारे पास 8 और 4 इक्वल नहीं आए थे, तो कहीं पर भी इक्वल नहीं आता तो फिर आंसर नो आ जाएगा। और अगर सारे इक्वल हैं तो आंसर यस आएगा, और दोनों इंडेक्स हम प्रिंट कर देंगे। और गलती बहुत ख़राब की थी, सबसे पहली गलती मैंने ये की थी, टेस्ट केस 1 पे गलत आ गया था, मैंने आंसर येस और नो कैपिटल्स में प्रिंट कर दिए, बहुत ख़राब गलती थी ये। और उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि मुझे लगा कि हमने उसको परम्यूटेशन टाइप बनाना है, उसके अंदर मतलब 1 से लेकर n तक के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तो मैं उसको 4i+1 चेक कर रहा था, जो कि गलत था। हमने उसको सॉर्ट करना था, मतलब वही एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया था मैंने। और यहाँ पर 7th टेस्ट केस पे गलत हुआ, क्योंकि मैं लिमिट्स आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब जो मैं L, R ये चला रहा था वो चेक की रेंज में था ही नहीं, मतलब डेफिनेटली चेक जो जाता है वो आर, जैसे मतलब आई को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो आगे चेक ऑफ एल नहीं आता, क्योंकि वो आता I-L, क्योंकि वो उसका इंडेक्स शुरू हो रहा है 0 से, इसका इंडेक्स शुरू हो रहा है, और इसका इंडेक्स शुरू हो रहा है 0 से, क्योंकि चेक में हम पुश बैक कर रहे हैं, और यहाँ मैं आई चला रहा हूँ एल से, तो एल जरूरी है हमारे पास 0 ही होगा, यहाँ पर मैं आउट ऑफ बाउंड्स आ गया। हाँ, ये थोड़ी गलती की थी मैंने, और ये था प्रॉब्लम बी। तो हम मूव करते हैं प्रॉब्लम सी के ऊपर। ये भी मतलब बढ़िया क्वेश्चन है बिट्स के ऊपर। इस क्वेश्चन में था क्या कि हमें एक नंबर गिवन है ए, तो उसने बोला कि एक ऐसा नंबर चूज़ करो बी, वो होना चाहिए 1 से लेकर a-1 इंक्लूसिव, मतलब ए से छोटा नंबर और 1 और 0 से बड़ा। ऐसा नंबर चूज़ करो कि a XOR b और a एंड b का जो GCD है वो मैक्सिमाइज हो, और हमने GCD प्रिंट करना है, मतलब हमने a XOR b और a एंड b का मैक्सिमम GCD जो हम निकाल सकते हैं b को चूज़ करके, वो हमने प्रिंट करना था, सॉरी हमने वो प्रिंट करना था। तो बस हाँ, ये क्वेश्चन था हमारा, हमें बाकी इनपुट्स दिए हैं हर टेस्ट केस के लिए, हर क्वेरी के लिए हमें एक ही बना है। तो सबसे पहले जो मैंने किया था कि मैंने साइड में पहले एक्सोर और उसका टेबल बना लिया था, मतलब जैसे ये एक्सोर का बनाऊँ, एक्सोर क्या करता है 0 0 पे देता है 1, 0 1 पे, आई गेस आई एम राइट, जस्ट अ मिनट लेट्स चेक इट। हाँ, एक्सोर क्या करता है, एक्सोर देता है 0 0 पे 0, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1 एंड 1 1 पे 0। और एंड क्या करता है, एंड देता है 0 0 पे, लाइन सही नहीं लग रही, 0 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1 देता है सिर्फ। तो ये केस हमारा सेम, सॉरी ये वाला केस तो हमारा सेम है, इसको हम तो लेंगे नहीं क्योंकि दोनों पे 0 आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर दोनों में सेट बिट्स जो मतलब जो 1 बिट है वो अगर दोनों में डिफरेंट होंगे तो एक्सोर उसको 1 देगा और एंड उसको 0 देगा। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल एक मिनट, इसमें टेस्ट केस बहुत वीक थे इसके, तो एक टेस्ट केस लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर क्या था हमारे पास, मान लो 6, लेट्स सपोज 6 के बाइंड रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, 6 इवन है तो 0 1
1 ये होगी, ठीक है। तो हमने अब ऐसा बी चूज़ करना है कि उसका कि 6 एक्सोर बी और 6 एंड बी का जीसीडी क्या हो, मैक्सिमाइज। हमने मैक्सिमाइज करना, ओके। तो अब ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो ऑफ कोर्स मैं अब देखो कि हमने यहाँ का देखा है कि अब 1 1 का एक्सोर क्या होगा 0, 1 1 का एंड क्या होगा 1। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अगर मैं बी कुछ ऐसा चूज़ करूँ 1 0 0 मीन्स बिल्कुल ऑपोजिट। अगर 6 1 1 0 है तो मैं ऐसा चूज़ करूँ कि ये हो जाए 0 0 1। तो इसका फिर इसका अगर हम एक्सोर लेंगे तो एक्सोर क्या होगा, फुल 1, क्योंकि डिफरेंट में आंसर आता है 1, ये होगा एक्सोर। और इसका एंड क्या होगा 0, क्योंकि एंड में मल्टीप्लिकेशन करते करते 0 आ जाएगा। और अब देखो कि ये जो नंबर आया, मतलब ए एक्सोर बी का जो नंबर आया वो फुल सेट बिट है, मतलब उसमें सारे बिट्स जो क्या 1 है। तो अब अगर हम इन दोनों का जीसीडी लेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आएगा ये। और ये सबसे मैक्सिमाइज होगा क्योंकि इसमें सारे बिट्स 1 है, इसमें कोई 0 बिट है ही नहीं। तो अब टास्क हमारा ये था कि हमारे पास कोई भी नंबर है, हमने ऐसा नंबर फॉर्म करना है उसमें से। तो अब इसको नोटिस करो, ये एक नंबर है ऐसा 2 हम जैसे मान लिया इसको मानते पी, तो नहीं सपोज करो एक पावर है पी -1, जैसे इसके अगली पावर क्या 8, तो ये क्या 7। तो ये कुछ ऐसा नंबर है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि जो नंबर गिवन है उसके उससे थोड़ा मतलब उससे छोटा नंबर, हम उससे बड़ा या उसके इक्वल ऐसा नंबर फॉर्म करेंगे जो इस टाइप का है। जैसे हमें 6 गिवन है तो मैं 7 फॉर्म करूँगा। जैसे हमें 9 गिवन है तो मैं 15 फॉर्म करूँगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बिट्स सेम रहेंगे। 9 में नंबर ऑफ बिट्स कितने होते हैं 4, और 15 में नंबर ऑफ बिट्स कितने होते हैं 4, तो बिट्स सेम रहेंगे। अगर मैं इसे 9 से छोटा, डेट इज़ मैं 9 से छोटा कौन सा होगा 7 वो फॉर्म करूँगा, तो इसमें नंबर ऑफ बिट्स 3 होते हैं। जैसे 7 की रिप्रेजेंटेशन 1 1 1, 9 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है 9 की होती है 1, और बचे क्या 8 0 0। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो हमें एक का डेफिनेटली लॉस हो रहा है। तो मैं इसको ऐसा फॉर्म करूँगा 1 1 1 जो है 15। तो हमारा आंसर डेफिनेटली जीसीडी यही देगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बी ऐसा फॉर्म कर रहा हूँ जो जिसमें बिट्स पूरे उल्टे हों उसके, और उनका डेफिनेटली एक्सोर मैंने भी बताया कि एक्सोर उसका क्या होगा फुल सेट बिट होगा, एंड क्या होगा 0, उनका जीसीडी हमेशा मैक्सिमाइज देगा 1 1 1। तो अब हमने क्या किया, हमने अब ये वाला नंबर बनाएगा, हम ये वाला नंबर बनाएंगे। तो अब चलो एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, वो उसमें टेस्ट केस थोड़ा ख़राब होगा। जैसे एक टेस्ट केस लेते हैं 15 का, ठीक है। हमें गिवन नंबर क्या है 15, तो 15 क्या है 1 1 1 1। तो अगर हम इसका नंबर बनाएंगे तो इसका नंबर भी क्या बनेगा 1 1 1 1। बट हमें चूज़ कैसे करना है, हमें नंबर चूज़ कैसे करना है कि वो होना चाहिए 1 से लेकर a -1 इंक्लूसिव, ऐसे। तो हम ये चूज़ नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली। तो हम क्या करेंगे, हमने जीसीडी मैक्सिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे कि 15 का लार्जेस्ट फैक्टर, अगर अगर हमने जो नंबर फॉर्म किया है गिवन नंबर से उसमें फुल सेट बिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसका लार्जेस्ट फैक्टर प्रिंट करेंगे, क्योंकि जीसीडी क्या होता है कॉमन डिवाइजर। अगर 15 के फैक्टर्स क्या है 1 3 5, अगर मैं 3 प्रिंट करूँगा तो अगर मैं 3 आंसर देता हूँ 3 जीसीडी देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं जीसीडी मिनिमाइज कर दिया, क्योंकि इसका जीसीडी 5 भी हो सकता है 15 के थ्रू। तो मैं उसका मैक्सिमम फैक्टर प्रिंट करूँगा। तो इस उसमें बेसिक टास्क यही था कि हमें जो भी नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल ये नंबर गिवन है 8 का रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 0 0 0। तो मैं बी ऐसा चूज़ करूँगा लाइक दिस 0 1 1 1, डेफिनेटली वो से छोटा है। तो हाँ 15 में मैं बी वो चूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सारे बिट्स 1 है, और हमने इंक्लूसिव चूज़ करना है किसके, सॉरी मैं वो a -1 को ले गया 1 के। तो अगर मैं सारे बिट्स रिवर्स कर दूंगा 0 0 0 0 0 डेट इज़ 0, तो हमें 1 से लेकर a -1 के बीच में चूज़ करना है। तो 1 से छोटा 0 है तो हम वो नहीं ले सकते हैं। सो ओके, तो गोइंग बैक, ओके। तो मैंने बी ऐसे चूज़ करना है जिसमें सारे बिट्स अलग हो,
तो इसका एक्सोर क्या होगा, डेफिनेटली फुल सेट बिट आल 1, और ये इसका एक्सोर है, और इसका एंड क्या होगा, डेफिनेटली ज़ीरो, ऑल ज़ीरोस, क्योंकि ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो देता है, एक्सोर में 0 1 1 देता है। इनका GCD क्या होगा, GCD विद नंबर 0 विल गिव द मैक्सिमम नंबर, जो उसमें 0 का दूसरा नंबर जो होगा वो ये देगा, ऑल सेट बिट्स 1। तो ये हमारा मैक्सिमम GCD का आंसर होगा। और एक केस ये था कि अगर GCD क्या कहते हैं फुल 2p -1 वाला नंबर जो गिवन है वो हमें a के इक्वल गिवन है, तो हम a का मैक्सिमम फैक्टर प्रिंट कर देंगे फॉर गेटिंग द मैक्सिमम GCD। अच्छा, ये था हमारा क्वेश्चन भी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं फटाफट से। हाँ, बस ये थोड़ा टाइम लगा था सोचने के कि ये कैसे करना है। सो या हमने क्या लिया, पहले मैंने एक हर टेस्ट केस के लिए एक इनपुट ले रहा हूँ n की, और मैं पावर बना रहा हूँ। पावर शुरू में 1 है, तो हर पर इंटू 2+1 हो रही है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे पहले मैंने शुरू किया 1 से, तो हर बरी इंटू 2+1 दैट इज़ 3, 3 इंटू 2+1 दैट इज़ 7, 7 इंटू 2+1 दैट इज़ 15, 15 इंटू 2+1 दैट इज़ 31। यू कैन नोटिस दैट दिस इज, ये क्या है हमेशा 2 की पावर p -1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 दैट इज़ 2 -1 2, 2 की पावर 2 दैट इज़ 4 -1 दैट इज़ 3। तो ये हमेशा 2 की पावर p -1 देगी। तो मैंने पावर को मतलब PW एक वेरिएबल माना है, उसको मैंने लगातार ऐसे फॉर्म करेगा जब तक वो n से छोटा है, मतलब जब वो n से बड़ा हो गया तो वो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इस वक्त मेरे पास n के इक्वल या फिर बड़ा है पावर में वैल्यू जो 2p -1 है। तो यहाँ पर केस था अगर दोनों इक्वल हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि उसमें सारे सेट बिट्स पहले से ही हैं, तो हम प्राइम के लिए आंसर हमेशा 1 होगा, क्योंकि उसके फैक्टर एक वो खुद होता है, एक 1 होता है। तो अदरवाइज़ उसको पहला फैक्टर प्रिंट करूँगा, अदरवाइज़ वो खुद आंसर होगा, मतलब वो खुद वैल्यू जो पावर के में बनाई है वही मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब यहाँ पर भी मैंने गलती की थी इस क्वेश्चन में बनाते हुए, टेस्ट केस 2 पे आया था। वो गलती ये थी कि मैंने पहले फैक्टर्स का सोचा नहीं था, कि मुझे लगा कि अगर पावर सेम होगी तो फिर आंसर में से वही होगा, 1 ही होगा, पर नहीं, क्योंकि प्राइम वो सिर्फ प्राइम के केस में प्राइम के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। तो जैसे प्राइम अगर हमें 7 गिवन है, तो 7 कोई फैक्टर है नहीं, 7 के फैक्टर क्या है 1 और 7 का फैक्टर क्या है 7, तो इसका आंसर डेफिनेटली 1 होगा। हम 7 को ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 7 तो हमने पहले रिजेक्ट कर चुका है, उसमें 0 0 0 0 0 आ जाएंगे सारे, तो हम वो नहीं ले सकते हैं। तो हम उस इसके लिए b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डेफिनेटली 7 क्या है 1 1 1, तो b की वैल्यू होगी 0 0 1। तो या ये हमारा सबसे मैक्सिमम GCD देगा। तो हाँ, बस ये क्वेश्चन था कि हमने उसके बाद यहाँ पर फैक्टर्स लेने हैं, मैक्सिमम फैक्टर। सो ये था प्रॉब्लम C, बढ़िया था, मतलब बिट्स का क्वेश्चन आया, अच्छा लगा। अब प्रॉब्लम D के ऊपर मूव करते हैं। सिर्फ 2 सेपरेट हैं, तो इसको थोड़ा बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, ये बेसिकली DP का क्वेश्चन था। इसका रिज़ल्ट जो बना है सुन के अच्छा लगता है कि हमने सिर्फ फिबोनाची सीरीज़ के n और m की 2 वैल्यूज़ को प्लस का आंसर देना था, पर उस रिज़ल्ट तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा था। जैसे मैं देख सकता हूँ कि 2 जनों ने किया, मेरे को अभी अप्रॉक्स 10 मिनट्स 35 मिनट्स लगे, और इसको अभी अप्रॉक्स 30 मिनट्स लगे हैं करने में। तो मतलब ये क्वेश्चन बढ़िया था, एंड इसने मैं ट्राई किया, अप्रॉक्स इसको भी लगे हैं काफ़ी, जल्दी कर लिया तभी रॉन्ग आंसर है, चलो कोई बात नहीं, पर टाइम लगा, मतलब थोड़ा ऑब्जर्वेशन चाहिए थी इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं था क्या। क्वेश्चन ये था कि था क्या, फॉरवर्ड पिक्चर ऑफ फील्ड एन क्रॉस एम, एन रोज और एम कॉलम्स का एक फील्ड है, और उसमें हर कलर को, हर ब्लॉक को ब्लैक या फिर वाइट फिल किया हुआ है। एन क्रॉस एम का एक फील्ड है, उसको हमने हर ब्लॉक को ब्लैक या फिर वाइट से फिल किया हुआ है। उसकी कंडीशन ये थी कि एट मोस्ट 1 एडजेसेंट सेल ऑफ सेम कलर, मतलब हमारे पास सिर्फ अगर हमारे पास सिर्फ 2 मतलब एडजेसेंट सेल हो सकते हैं, मतलब एक ही सेल हो सकता है जिसके साइड में सेम कलर हो। जैसे मान लो क्लियर दिस फ्रेम, जैसे हमारे पास ये बॉक्स है 2+2, तो यहाँ पर जैसे मैं रेड फिल कर रहा हूँ, यहाँ पर भी रेड फिल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर रेड फिल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला कि हमारे पास सिर्फ एट मोस्ट 1 एडजेसेंट सेल
विद द सेम कलर। एट मोस्ट वन मतलब सिर्फ एक सेम कलर का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ फिल करता हूँ रेड तो वैलिड नहीं है, उसने बोला एट मोस्ट वन वैलिड सेल विद द सेम कलर। ओके, यहाँ तक हमें क्वेश्चन समझ आ गया। तो उसने बोला क्या फिर कि अब हमें करना क्या है, उसने रैंडमनेस मतलब एक्सप्लेन रैंडमनेस, उसने बोला कि हम कितने तरीक़ों से एन क्रॉस एम को फिल कर सकते हैं ब्लैक और वाइट कलर से। ये हमारा क्वेश्चन था बेसिकली। और हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब इसको चलो एक्सप्लेन करते हैं। मतलब ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था, तो मैं कोशिश करूँगा कि बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन हो जाए ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं एक ब्लैक और वाइट को कलर चेंज कर लेंगे। पहले मैं ब्लैक का एक बोर्ड बनाता हूँ। लेट्स मेक अ बोर्ड ऑफ बड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। ओके, तो मैं अब कलर फिल करूँगा कौन से, ब्लू। हाँ, बस दो कलर चाहिए ना, एक कलर फिल करूँगा ब्लू, एक कलर फिल करूँगा येलो। ओके, येलो नहीं, येलो इट्स क्वाइट लाइट। लेट्स फिल दिस पिंक, रेडिश पिंक। ओके, सो तो मैं सबसे पहले फर्स्ट रो फिल करता हूँ। यहाँ पर मैं ना एक मैं कंडीशन मतलब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ड्राइव करना चाहता हूँ, वो नोटिस करना, ठीक है। जैसे मैं इसको ब्लू फिल करता हूँ, इसको ब्लू फिल करता हूँ, इसको ब्लू फिल कर दिया, इसको भी ब्लू फिल कर दिया, इसको भी ब्लू फिल कर दिया। ओके, और अब आती है रेड फिल करने की बारी। इसको रेड फिल किया, इसको रेड फिल किया, इसको रेड फिल किया, इसको रेड फिल किया। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना कि अब जो फर्स्ट रो है वो हमारे पूरे टेबल को डिफाइन करेगी। कैसे करेगी? फर्स्ट रो में हम अगर पूरी रो को एक भी नोटिस करें तो हमारे पास ये श्योर है कि हमने इस ब्लॉक को सिर्फ रेड ही फिल कर सकते हैं और कुछ फिल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्लू फिल करेंगे तो फिर ये वाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि इसका सिर्फ एक एडजेसेंट सेम बन चुका हुआ है। फिर हम एक कंडीशन ये बनती है कि यहाँ पर हम सिर्फ रेड फिल कर सकते हैं। ओके, अब इन दोनों को देखा जाए तो यहाँ पर मैं सिर्फ ब्लू फिल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ रेड फिल करूँगा तो फिर रेड के दो नेबर्स बन जाएंगे सेम, और यहाँ पर ब्लू फिल कर सकता हूँ बस मैं। तो अब थोड़ा और आके देखा जाए, यहाँ पर सिर्फ रेड फिल कर सकता हूँ और यहाँ पर भी मैं सिर्फ ब्लू फिल कर सकता हूँ। एंड अगेन हेयर आई कैन ओनली फिल रेड, अगेन आई कैन ओनली फिल हेयर रेड, एंड अगेन आई कैन ओनली फिल हेयर ब्लू। एंड सिमिलरली अगर नीचे जाएँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ ब्लू फिल कर सकता हूँ, यहाँ पर ब्लू फिल कर सकता हूँ, और यहाँ पर रेड आएगा, यहाँ पर ब्लू आएगा, और यहाँ पर रेड आएगा, यहाँ पर ब्लू आएगा, यहाँ पर रेड आएगा, यहाँ पर ब्लू आएगा। या सिमिलरली इसको पूरा फिल कर लेते हैं यहाँ पर ही। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ बहुत बढ़िया एक ऑब्जर्वेशन निकलती है कि अगर हम फर्स्ट रो को फिल करें तो उसके बाद हम पूरे टेबल को उसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को डिफाइन करूँ तो पूरा टेबल उसके थ्रू डिफाइन हो सकता है। तो अब हमें करना क्या है कि हमने नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटी डिफाइन करनी है फर्स्ट रो को फिल करने की, नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटी फर्स्ट कॉलम को डिफाइन करने की। मान लो ये है एक्स, ये है वाई। ओके, तो अब हमारा आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा हमारे पास? आंसर क्या होगा? वो होगा समथिंग अबाउट नंबर ऑफ वेज टू फिल एक्स प्लस नंबर ऑफ वेज टू फिल वाई एंड -2 वेयर फ्रॉम वेयर -2 इज कमिंग। सो या अब ये देखते हैं फ्रॉम वेयर -2 इज कमिंग। लेट्स सपोज कि अगर हम ऊपर से फिल कर रहे हैं तो हमारे पास ये देखना कि अगर सपोज ये बॉक्स है तो अगर हम ये फिल करते हैं, 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 एडजेसेंट फिलिंग पे ये वाला केस दोनों पे कवर होगा, मतलब एक्स पे भी कवर होगा, वाई पे भी कवर होगा। तो फ्रॉम फिलिंग फ्रॉम द अपर साइड तो ये वाला केस हम नहीं ले सकते। फ्रॉम फिलिंग फॉर द कॉलम साइड, लेट्स सपोज दिस केस रैंडम फिलिंग फ्रॉम टेकिंग द एडजेसेंट साइड, तो ये वाला केस दोनों में कवर होगा। आई हैव टेकन समथिंग रॉन्ग दिस केस, तो ये वाला केस दोनों में कवर होगा। तो दैट्स वाई वी आर डूइंग -1 for the case from same case for the x and same case for the y which are coming in the both the cases.
तो हम उसके लिए -2 करेंगे। अब हमें ये पता लग गया कि हमारे पास आंसर क्या होगा, डेफिनेटली x प्लस वाई बाई 2। तो अब हम करते हैं इसको ऊपर। अच्छा, अब हमने डिफाइन करना है कि x और y हम कैसे निकालेंगे। तो लेट्स यूज द पर्पल कलर आई हैवंट यूज। तो अब हम, हाँ एक चीज़ आती है, अब हमने सिर्फ एक रो को देखना है। ओके, तो अब हमने सिर्फ एक रो को देखना है, तो हम रो को देखते हैं। तो अब रो में पॉसिबिलिटी कौन सी आ सकती है? अब रो में पॉसिबिलिटीज़ ये आ सकती हैं कि मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पिछले दोनों सेम है, लाइक दिस इज़ ब्लू एंड दिस इज़ आल्सो ब्लू। नाउ आई हैव ओनली कंडीशंस, आई हैव ओनली वन कंडीशन टू फिल दिस विद डिफरेंट कलर। एक ये कंडीशन है, एंड आई हैव वन मोर कंडीशन लाइक दिस, इफ़ दिस कलर इज ब्लू, सॉरी, इफ़ दिस कलर इज ब्लू, नाउ आई हैव टू फिल दिस बॉक्स। अब यहाँ पर कंडीशन मेरे पास ये है कि पिछले दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी भर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ब्लू भी भर सकता हूँ, यहाँ पर मैं येलो भी भर सकता हूँ। ठीक है, तो बस हमने इस चीज़ को अब थोड़ा फ्रेम में लिखना है। तो लेट्स सपोज कि कैसे करें हम इसको। अच्छा, तो हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास शुरू में दो केस बनाते हैं, एक बनाते हैं सेम का, एक बनाते हैं डिफरेंट का। सेम में क्या होगा, दोनों सेम है, दोनों सेम, लेट्स सपोज 0, एंड डिफरेंट 0 1 और 1 0। तो इसमें केस क्या बनेगा, हम सिर्फ आगे डिफरेंट डाल सकते हैं, दैट इज़ 1। हम इसमें सिर्फ अगर दोनों डिफरेंट है तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, 0 1। ओके, तो बस ये था, बस ये केस को नोटिस करना था कि अगर करंट डिफरेंट है तो हम प्रीवियस में 1 डालेंगे, मीन्स हम उसका क्या होना चाहिए, मतलब उसकी पैरिटी चेंज होनी चाहिए। अगर डिफरेंट है तो हम उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, हम उसमें 0 भी डाल सकते हैं, 0 वाला केस भी लेंगे और 1 वाला केस भी लेंगे। सो अब लेते हैं एग्जांपल। लेट्स सपोज एग्जांपल इज 5। ओके, डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम इज़ फॉर डीपी, सो हम बढ़िया टेबलर फॉर्म में करेंगे। यहाँ पे डीपी कैसे लग रही है, लेट्स चेक इट। अगर मैं ज़्यादा बना दी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 5 4 3 2 1 0, जहाँ ज़्यादा बन गया, 0 भी नहीं आएगा। तो सॉरी, ऐसे रखते हैं, ऐसे भी नहीं रखते हैं, इसको छोड़ो, टेबल छोड़ो, तो हम बस ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब शुरू करेंगे। हमारे पास शुरू में कौन से आएंगे, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 1 0 1 और 1 0। तो शुरू में हमारे पास कितनी, यहाँ पर हम आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है, फॉर एवरी पॉसिबिलिटी शुरू में हमें 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे क्या हो सकता है, 0 1 1 0 हो सकता है। तो शुरू में फिर उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, 0 0, दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों 1, या फिर 0 1 1 0। तो सेम यहाँ पर रखते हैं सेम की, यहाँ रखते हैं डिफरेंट की। तो अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 2 की है, 2। अगर दोनों डिफरेंट है, यहाँ पॉसिबिलिटी 2 की है। डन। अब ये था किसके लिए, फॉर 2, फॉर 2 क्रॉस मीन्स 2 रोज ऑफ रो ऑफ साइज 2। अब रो ऑफ साइज 3 में क्या केस बनेगा, नोटिस करना कि हमारे पास पीछे अभी दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पिछले वाले का डिफरेंट, जो डिफरेंट होगा वो कितने हैं, 2, तो हम उसको 2 यहाँ रख लेंगे। और अगर हमारे पास जो डिफरेंट है, दैट इज 0 1 1 0, तो हम उसमें यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेम वाले केस भी आएगा, सेम में हम क्या लेते हैं 0, और डिफरेंट में लेते हैं 4, तो हमारे पास 2 + 2, ये दोनों केस आएंगे। अब जैसे हम आगे मूव करूँ 4 के लिए, तो 4 के लिए क्या था कि 4 में हम यहाँ पर देखेंगे, अगर अगर पिछले दोनों सेम है तो मैं वहाँ डिफरेंट वाला चूज़ करूँगा, क्योंकि हम डिफरेंट ही रख सकते हैं। डिफरेंट कितने आए हैं, 6। और अगर दोनों पिछले डिफरेंट है तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, सेम भी रख सकता हूँ, डिफरेंट भी रख सकता हूँ। तो क्योंकि पिछले डिफरेंट है तो मैं ब्लू रखूँगा, तो सेम रखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो दोनों चीज़ रख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 + 6। सो आई गेस आई एम डूइंग राइट। हाँ, आई एम डूइंग राइट।
तो बस हाँ यही चीज़ थी. जस्ट मिनट. या ग्रेट. तो हाँ अब जैसे 5 के लिए मूव करेंगे. हाँ एक बजे नहीं, मैं यहाँ गलती की है, यहाँ पर 2+2 आएगा, हम दोनों दोनों प्लस करेंगे 2+2, और यहाँ पर 2+4 आएगा. या हियर इज 4. सो अब 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए हम सेम वाली पोजीशन पे हम रखेंगे 6, एंड डिफरेंट वाली पोजीशन पे रखेंगे हम 4+8 दैट इज 10. अब इनका अब नोटिस करना कि ये चीज़ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेंगे. अब ये एक सीक्वेंस बनेगी इनकी कि कितने टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बनते हैं. यहाँ पर आएगा 4, 2+2 4, एंड यहाँ पर आएगा 2+2+2 दैट इज 6. That is you can notice here, that is here 4+6 that is 10, and here you can notice 6+10 that is 16. So now notice that very carefully, that now the sequence is like this: 2 2 4 6 10 and 16. And now 4 is the sum of two previous numbers, 6 is the sum of two previous numbers, 10 is the sum of previous two numbers, 16 is the sum of previous two numbers. So yeah, and here it is forming the Fibonacci series with the first two elements, that is 2. If we take out common 2, then you can find out the general Fibonacci series, that is 1 1 2 3 5 8, if we take out 2 common. So yeah, this was, and here now what we have to do is, as our answer is, as we defined earlier, x plus y minus 2, so our answer definitely be like, in the first case, let's take the first test case, it is 2 comma 3 and answer is 8. Like here 2 comma 3, like here our starting with this, 2 is 3 and 3 is 5. 3, I'm doing right. 3 plus 5 minus 2. Definitely I am, oh sorry, I have to take this, I am taking, if I am taking this, okay, let's take this, okay. uh, in my code I have taken this series for this, like I am starting from this element from 0 1. Definitely it will not affect the answer. So yeah, sorry, one minute. So yeah, definitely our answer will be x. Yeah, I can. Definitely our answer will be x plus y. That is, I will print the value of Fibonacci series of n and plus m minus 2. So yeah, let's move on to the implementation. What I have did is, I have taken the first two elements as 2 and formed the full Fibonacci series till the maximum of n plus m. And I have, at last I have printed the nth element and the mth element minus 2, which are the two same cases. And the mistake I did, the very silly mistake there in the question, there is completely it is written that we have to print the answer by modulo. 1 is 9 plus 7. In the both cases, in the first case I think that I have like I am out of bound, but it is signing integer overflow. I think I am out of bound, so I have increased this, but I have didn't take the modulo. In the second wrong answer, I again didn't take the modulo, but I increased the size of Fibonacci series by plus 10. Then I realized, I read the question once again and I checked that it's a blender, that I need to use the modulo. Then I use the modulo and then I get the correct answer. So basically this was the problem E. We can also do something like this in like recursion type. What we can do, if both are same, then we can move to, if both colors are same, then we can move to the different color. If both color are different, then we can move to same color plus different color. This is some basic motive to build that sequence, to build this sequence, how I build this sequence.
So this was the problem D. The problem E, I read the problem E. It was like I am not explaining because I have solved that. But yeah, I did. I am doing this with segment tree, but this was XOR queries, and we have to find the maximum XOR in the given range of like how it is defining the function. So XOR can be maximized in the segment tree. It is not possible that we have to we can get the always get the maximum XOR at the top of the tree, because XOR can be decrease and increase in between the series, in between the ranges. So I'm tried using segment tree, then I come that it will not be done with the segment tree. It is definitely the question of the dynamic programming once again. Yeah, this question was this problem virtual context 32 was basically, I say, it was a dynamic programming based. Like first question is also a small bit of dynamic programming. Uh, D is also of dynamic programming, and E is also for dynamic programming, a bit complicated question with maths and combinatorics. सो या दिस वाज अ तो ये था हमारा वर्चुअल कॉन्सेप्ट 32. तो हाँ, तो अब नेक्स्ट वर्चुअल में मिलते हैं. हैप्पी कोडिंग. बाय.